हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज़ चल रही है साइंस की, जिसमें मैं फ़िज़िक्स आपको भी पढ़ा रही हूँ यूपीपी और स्पेशली रेलवे के लिए। तो हमारा ये नया टॉपिक है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद हमारे एक या दो और टॉपिक बचते हैं, लाइक लाइट एंड मैग्नेटिज्म, जिसके बाद हमारा सिलेबस फिज़िक्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बचेंगे, तो वो मैं आपको धीरे धीरे साथ में कराती चलूँगी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बट सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें एंड हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप तक लाती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ। सारे ही वीडियोज़ यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप उसका बेनिफिट उठाएँ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? हम रूम में आते हैं, स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि फ़ैन चल गया। तो ये कैसे होता है? क्योंकि जो वायर्स गई हैं उस स्विच बोर्ड से लेके हमारे फ़ैन तक, तो वो वायर में ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी और कैसे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। एक चालक तार में आवेश का प्रवाह उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर होता है। मतलब एक वायर है जो कि कंडक्टर है। अभी मैं आपको कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में पढ़ाऊंगी कि कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। उसमें आवेश का प्रवाह, आवेश क्या होते हैं? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं प्लस नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, का प्रवाह उच्च विभव बिंदु से यानी कि हाई वोल्टेज से निम्न विभव बिंदु यानी लो वोल्टेज की तरफ जब होता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि जो धारा होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है। मतलब जितने समय में जितने जो आवेश हैं वो उस चीज़ से, मतलब अभी हम तार का एग्जांपल लें तो तार से जितने आवेश प्रति एकांक समय में जितने आवेश प्रवाह प्रभावित होंगे उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे। इनके हिसाब से जो चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं। बस वही बात सेम यहाँ पर कही गई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब जानेंगे कि कैसे पॉजिटिव चार्ज बनता है और कैसे नेगेटिव चार्ज बनता है। ये नेचुरली तो ऐसे नहीं होते हैं, ये बनते हैं। कैसे बनते हैं? पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनते हैं। अब आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो अब जैसे यहाँ पर एक कोई बॉडी है, कोई एक एटम है ए। अब उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक ले लिया। तो अगर वो नेगेटिव चार्ज ले रहा है तो मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये जानने को मिला, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी? सेम जस्ट इसका उल्टा। जैसे ये बॉडी ए है, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज़ कर दे, बाहर निकाल दे, तो क्या होगा? जब एक नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगी। सेम यही होता है, यहाँ पर लिखा भी सेम चीज़ है कि पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल जाता है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। मतलब जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है, ग्रहण करती है, तो वो बॉडी क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, उस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाता है, इसलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो आवेश है यानी जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है? मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक बहुत ही अच्छे से इलाबरेट करके पढ़ाया है कि कैसे हम यूनिट्स निकालते हैं क्वांटिटीज़ की, और कैसे हम उनकी डायमेंशंस और कैसे उनका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। आप जब भी प्रीवियस ईयर लेकर बैठेंगे आप देखेंगे कि आपको यूनिट एंड डायमेंशन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। अगर आप मेरा वो वीडियो पूरी तरीके से देख लेंगे, अच्छे से उसके नोट्स बना लेंगे, तो बिलीव मी आप उसके क्वेश्चन को ज़रूर टैकल कर ले जाएंगे। चलिए, तो इसका जो यूनिट होती है वो कूलॉम होता है, कूलॉम होता है।
प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश अब हम जान लेंगे कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। हम सभी को पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब होता है और इलेक्ट्रॉन पर जस्ट इसका अपोजिट नेगेटिव चार्ज उतनी ही क्वांटिटी का, उतने ही अमाउंट का होता है, उतने ही मैग्नीट्यूड का होता है, कह सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। वो आपको दोनों ही ऑप्शन देगा और आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि क्या है इसमें, क्या ऑप्शन टिक करना है। बट आपको याद रखना है कि -1.6 होता है, ना कि +1.6। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के इस आवेश के बारे में अमेरिकी साइंटिस्ट ने खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1923 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया था। अब एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। आई होप आपने शायद पढ़ा भी होगा अपनी 12th में। एक ये सबने पढ़ा होगा, ईटा पर नाच। अब ये क्या है ईटा पर नाच? ई से है इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। टी से जे थॉमसन ने। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ईटा यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और नाच मतलब N फॉर न्यूट्रॉन जिस पर 0 चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और चा से चैडविक, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और नाच से याद रख सकते हैं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आता है क्वेश्चन कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के बारे में साइंटिस्ट ने बताया और उसके लिए उन्हें 1923 में फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला। विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो आप कहेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। जो धारा होती है, जो आई से हम इसे दिखाते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इसका अपोजिट चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट चार्ज की दिशा में प्रवाहित होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यदि किसी समय t, अब मान लीजिए समय हमारे पास t है, बिंदु से q आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा क्या हो जाएगी? जैसा कि हमने पढ़ा, धारा I बराबर क्या होती है? आवेश यानी q जो प्रवाहित होता है एकांक समय में, यानी I इज इक्वल टू Q/T हो जाएगा। इस तरीके से आप डेफिनीशन से फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको डेफिनीशन याद है तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है, मैंने दिखाया यहाँ पे आपको कि I से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो ये एम्पियर है ये मूल मात्रक है या नहीं है, राइट। जो 7 SI यूनिट्स मैंने आपको बताई थी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, उसमें एम्पियर है या नहीं है। चलिए, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा फिज़िक्स का, यूनिट एंड डायमेंशंस का, तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आवेश की मात्रा उस बिंदु से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। कितना चार्ज है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है हमारा, कि कितना चार्ज होगा, मतलब कितने कूलॉम का चार्ज होगा, ये हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहाँ पर N क्या है? N है हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है।
मतलब कि जो जितने भी मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पे जितने भी मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। आवेश के प्रवाह के आधार पर हम उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन है वो 3 टाइप्स? सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे चालक, या जिसे हम कहते हैं कंडक्टर। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है मतलब ईजिली चार्ज फ्लो हो जाता है। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, निम्न में से किसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको खाली इलेक्ट्रॉन दिया है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया है, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा उस क्वेश्चन का। अब कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं उनका एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे धातु, जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या होती हैं? कंडक्टर होती हैं। कॉपर है, क्रोमियम है, निकिल है, ये सब क्या है? ये सभी कंडक्टर होती है, मतलब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। मानव शरीर की बात करें तो अब आप कहेंगे मानव शरीर कैसे? मानव शरीर में तो मेटल ऐसा कुछ है नहीं। तो मानव शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो उससे जब हम किसी बिजली की नंगे तार को छू लेते हैं तो हमारी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। इसका मतलब हमारी बॉडी कंडक्टर है, उसमें से कंडक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए तो हमें करंट लगता है। अगर हम कंडक्टर नहीं होते, हम इंसुलेटर्स होते, तो वो हमसे होकर जाती ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है अम्लीय जल, यानी कि एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एसिड होता है, जब आप एसिड में देखिए, जो एसिडिक वाटर से, मान लीजिए HCl कोई एसिडिक एसिड है, तो इसमें एक H पार्ट होगा और एक Cl पार्ट होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो ये एसिड ही है, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन का पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे एसिड जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अचालक। एक हमने पढ़ लिया कंडक्टर, जिसमें से करंट पास हो सकती है, ठीक है। दूसरा होता है अचालक या इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता है, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो सकता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं हो सकता है चार्ज का फ्लो? क्योंकि इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारा कागज़ हो गया, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, जब भी आप देखते होंगे किसी को करंट लगता है तो कहते हैं कि लकड़ी के डंडे से उसको हटाइए, आप खुद मत जाके उस इंसान को टच कर लीजिए, नहीं तो आपकी बॉडी भी कंडक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको भी वो करंट फिर लग जाएगा, आप उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे तो आपको लकड़ी के किसी या प्लास्टिक के किसी चीज़ से उस व्यक्ति को हटाना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट है अर्धचालक, यानी कि इसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर। अब अर्धचालक से आप समझ गए होंगे कि उसमें कुछ कुछ कंडक्टर के भी क्वालिटीज़ हैं, कुछ कुछ इंसुलेटर्स की भी क्वालिटीज़ हैं। तो वो पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 तरीके के होते हैं। एक निज अर्धचालक, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें अपद्रव्य नहीं मिलाया गया हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें अपद्रव्य नहीं मिलाया गया हो। और एक होते हैं बाह्य अर्धचालक, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनमें अपद्रव्य मिलाया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि अपद्रव्य किस में मिलाया गया है और किस में नहीं मिलाया गया है। चलिए आगे बात करेंगे हम कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डोपिंग से क्वेश्चन आता है। अगर कंडक्टर से क्वेश्चन आएगा या आपका सेमीकंडक्टर से अगर क्वेश्चन आएगा, सेमीकंडक्टर स्पेशली अगर कोई क्वेश्चन आएगा
तो वो मोस्ट प्रोबेबली डोपिंग का क्वेश्चन होता है आपके लेवल पे। डोपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है डोपिंग? जो अर्धचालक होते हैं उनमें अशुद्धि को मिलाने, इम्प्योरिटी को मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि बढ़ने के साथ अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ती है। अब ये कहेंगे, आप कहेंगे किसी चीज़ में अशुद्धि क्यों मिला रहे हैं हम? अच्छी चीज़ तो प्योर चीज़ ही अच्छी चीज़ होती है ना। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो अशुद्धि होती है वो कुछ ऐसी अशुद्धि होती है कि वो उसकी कंडक्टेंस पावर को बढ़ा देती है। तो अशुद्धि बढ़ने के साथ जो सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। तापमान के साथ भी इनकी चालकता बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ भी इनकी चालकता बढ़ती है। ज़रूर याद रखिएगा कि किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। तो एक पॉइंट हो गया आपके पास कि डोपिंग करने पे बढ़ती है, दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ बढ़ती है, राइट। तो डोपिंग और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे सिलिकॉन हमारा एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, सेलेनियम भी सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे कितने टाइप के मटेरियल हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के बारे में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। विद्युत धारा को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अब ऐसी कौन सी मशीन है जिससे हम धारा को नाप सकते हैं, मतलब कितने एम्पियर की धारा है? तो वो उस यंत्र का नाम होता है एमीटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं, या विभव नापने के लिए हम किस का उपयोग करते हैं, विद्युत धारा नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, प्रतिरोध नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ, जैसे जैसे टॉपिक में आते जा रहे हैं नाम, आप उनको नोट करते जाइए। अब इसे हम कैसे लगाते हैं? इसे हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट, एक होती है DC यानी कि डायरेक्ट करंट। AC एंड DC दो तरीके की करंट होती हैं। श्रेणी क्रम का यहाँ मैं आपको पॉइंट बताऊँ तो चलिए आपको वो मैं प्रतिरोध में पढ़ाऊँगी, यानी कि रेजिस्टेंस में। उसमें आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यानी कि सीरीज़ और पैरेलल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू हियर। यहाँ की तुलना में ज़्यादा अच्छे से वहाँ कम समझ में आएगा। तो आपने जान लिया कि दो तरीके की धारा होती है, एक AC होती है, DC होती है। AC क्या है? AC वह है जिसकी आपूर्ति घरों में की जाती है। अल्टरनेटिव करंट जो हाउस होल्ड करेंट्स होती हैं, जो ट्रांसफार्मर से जो हमारे घरों में 220 वोल्ट की एक बिजली भेजी जाती है, वो उसमें जो करंट भेजी जाती है वो कौन सी करंट होती है? AC करंट होती है, राइट। जैसे बैटरी सेल जनरेटर से प्राप्त धारा DC होती है, लेकिन जो बैटरी सेल और जनरेटर से प्राप्त धारा होती है वो DC होती है, यानी डायरेक्ट करंट होती है। अब AC को DC में रेक्टिफायर से बदला जाता है, ठीक है। AC को यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में रेक्टिफायर से बदला जाता है, और DC को AC में इन्वर्टर से बदला जाता है। इन्वर्टर क्या करता है? DC को AC में चेंज कर देता है, ठीक। जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगा रहता है वो DC को AC में चेंज कर देता है। अब आप कहेंगे कि ये AC DC बनाने की क्या ज़रूरत थी, डायरेक्ट AC क्यों भेजते हैं घर में, DC करंट क्यों नहीं भेज सकते हैं? तो अगर आप डायरेक्ट करंट भेजेंगे, DC भेजेंगे, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, ये सब फूक जाएंगे, DC को नहीं झेल पाएंगे। इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हाउस होल्ड में केवल हम AC करंट ही यूज़ करते हैं अल्टरनेटिव करंट, जो वोल्टेज के फ्लक्चुएट होने पर अपने आप को अल्टरनेटिव अप डाउन कर ले, ठीक है। DC क्या होती है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है वोल्टेज अप डाउन होने के साथ, बट अल्टरनेटिव करंट क्या करती है, वो अपने आप को वोल्टेज अप डाउन होने के साथ एडजस्ट कर लेती है और आपके अप्लायंसेस को ख़राब होने से बचा लेती है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे विभव और विभवांतर, यानी कि वोल्टेज क्या होता है, विभव या विभवांतर। अनंत से विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इन्फिनिटी से कहीं से भी वो आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है,
विद्युत परिपथ तक, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट है कोई, वहाँ तक किसी एक बिंदु तक एकांश धनावेश को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ठीक है, अनंत से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक धनावेश को लाने में किए गए कार्य और उसके मान का अनुपात विभव कहलाता है। तो विभव यानी वोल्टेज क्या हो गया, वह कार्य मतलब वह W जो किसी आवेश को धनावेश को लाने एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही वोल्टेज या विभव कहलाता है। विद्युत विभव परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बताता है। इसका काम क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमारी करंट है उसकी डायरेक्शन को बताता है, यही इसका काम होता है। डायरेक्शन क्या है करंट की, वो ये बताता है। चलिए, आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मात्रक जान लेंगे। मात्रक विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। धारा का हमने पढ़ा एम्पियर होता है। इससे पहले हमने आवेश का पढ़ा कूलॉम होता है। अभी हम विभव का पढ़ रहे हैं वोल्ट होता है, राइट। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट एंड डायमेंशन में कि जो विद्युत विभव है वो एक अदिश राशि है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया एमीटर का यूज़ करते हैं धारा नापने में और वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं क्या नापने में, विभव या वोल्टेज मापने में। तो V इज इक्वल टू W/Q, ये हमने पढ़ लिया फॉर्मूला। W यानी वर्क की यूनिट होती है जूल, Q यानी आवेश की यूनिट होती है कूलॉम, वही लिखा है यहाँ पर। तो जूल पर कूलॉम, तो विभव की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो इसका मतलब वोल्ट बराबर क्या हो गया, जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम हो गया हमारा क्या, वोल्टेज की यूनिट। वोल्ट को हम जूल पर कूलॉम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है। किसी विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। अभी हमने क्या कहा था, किसी एक अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य ही वोल्टेज है। V इज इक्वल टू W/Q। अब क्या कह रहे हैं, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। भाई अंतर आप किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं, अंतर हमेशा दो चीज़ों के बीच में निकलता है, किसी एक चीज़ के बीच में तो अंतर निकलता नहीं है। तो मतलब एक पॉइंट पे कुछ होगा वोल्टेज और एक पॉइंट तक ले जाने में कुछ होगा वोल्टेज, उसको ले जाने में जो चेंज आया वही हमारा वोल्टेज डिफरेंस हो गया। यानी कि VA - VB कोई एक चार्ज है, उसको हम A से B तक ले जा रहे हैं, VA - VB डिफरेंस हो गया हमारा W/Q। विभवांतर भी एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। सिंपली सेम ये वोल्ट की तरह है, बस इसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिफरेंस लेते हैं। विभव एवं विभवांतर का मापन दोनों का ही वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को जानने के लिए किया जाता है। अब गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को जानने के लिए करते हैं, हम धारा प्रवाह कैसे हो रही है। चलिए अब हम पढ़ेंगे विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। ये सेल वो वाला सेल नहीं है बायोलॉजी वाला कोशिका वाला, ये सेल विद्युत सेल है। वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। सेल का काम क्या होता है, एक्चुअली सेल में होता क्या है। सेल में हमारे लिक्विड भरा होता है, एक पॉजिटिव इंड होता है, एक नेगेटिव इंड होता है। तो लिक्विड भरा है, केमिकल भरा है, तो ऑब्वियस बात है वो केमिकल एनर्जी हो गई। और उस केमिकल एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। उस सेल से हम क्या टॉर्च जलाते हैं और बहुत कुछ ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं चलाने में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, सेल परिवर्तित करता है। विद्युत सेल दो तरीके के होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल, यानी एक प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। अच्छा, प्राइमरी सेल क्या होता है, वह सेल जिन्हें केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसे सेल
जिनको हम केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जो छोटे छोटे सेल लाते हैं अपने टॉयज़ में डालने के लिए, घड़ी में डालने के लिए, उसको हम दोबारा चार्ज तो कर नहीं पाते हैं, तो वो प्राइमरी सेल हो जाएंगे, जिनको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। एक बार बैटरी ख़त्म तो फिर वो बेकार हो जाते हैं। जैसे डैनियल सेल, लेक्लांशे सेल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत एग्जाम्पल है ये। डैनियल एंड लेक्लांशे सेल जो हैं वो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। इसकी वोल्टेज क्या होता है 1.5 वोल्ट। इसका प्रयोग कहाँ होता है, टेलीफोन में और इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ करते हैं। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिन्हें एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात उन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, वापस से चार्ज किया जा सकता है। जैसे निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज सेल, लाइट। जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं इमरजेंसी लाइट्स, लेड स्टोरेज वो लाइट होती हैं, लेड स्टोरेज लाइट, वो गांव में आजकल बहुत फेमस हैं। वाइट कलर की होती है, छोटे छोटे बल्ब, बट बहुत अच्छी वो लाइट देते हैं। तो वो हम वापस से चार्ज कर लेते हैं और वो चार्ज हो जाता है। तो वो होते हैं सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से और अच्छे से आप इसे देखिए और इसके नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो आप अच्छे से इसको रिवाइज़ कर पाएंगे, आपको 10 जगह भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत मोटी सी बुक खोलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग सा वो लगता है कि इतनी मोटी बुक है अब कैसे ख़त्म होगी। जब आपके पास 15-20 पन्ने के नोट्स होंगे, उसमें पूरी फिज़िक्स होगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि अरे बस 1 घंटे में 2 घंटे में पढ़ लूँगा तो पूरी फिज़िक्स मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आती है। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स को अपने मेंटेन करें, क्योंकि इतनी जल्दी तो जर्नी इतनी आसान तो है नहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो आप बार बार हर एग्ज़ाम के लिए केवल वीडियो देख लेंगे, उस समय तो आपको याद रहेगा। जैसे अभी आप अपने एग्ज़ाम के लिए वीडियो देख रहे हैं, सपोज दैट, बट आपका एग्ज़ाम होना है कहीं 2-3-4 महीने बाद, तब तक आपको ये याद भी नहीं रहेगा। सिर्फ आप देख के स्किप कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में अगर आप नोट्स मेंटेन करते चलेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलॉम का नियम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ बोलते हैं इसको। तो कूलॉम का नियम जो है वो क्या कहता है, वो क्या बताता है। कूलम का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार असमान आवेश यानी कि जो विपरीत आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि जो एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो समान आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं, यानी कि नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आगे ये क्या कहना चाह रहा है कि आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनके बीच में एक भाई कोई फोर्स काम करता होगा, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो फोर्स हमें नहीं दिखता है, ज़रूरी नहीं कि हर फोर्स हाथ से लगाया ही जाए। कुछ जो मैंने आपको नेचर में इतने सारे फोर्सेज, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैंने बहुत सारे फोर्सेज आपको पढ़ाए हैं, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स है, तो वो नेचुरली प्रेजेंट है, वो आपको दिखेंगे नहीं। तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के मान एवं उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, जो चार्ज है, कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज है, प्लस उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। अब इस रिलेशनशिप को हम कैसे बताएंगे, ये जो रिलेशनशिप हम बता रहे हैं कि जो बल है और आवेश है और उनकी दूरी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आप कैसे बताएंगे। तो उसी का ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि जो F है यानी जो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 अपॉन d², राइट। अब आप ये यहाँ से ये इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, तो इसका मतलब जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही उनके मध्य बल भी बढ़ेगा, जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा, ठीक। लेकिन वहीं पर ऑन दी अदर हैंड जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d² के। मतलब ये कह रहा है कि जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही फोर्स कम होगा। और ये तो बड़ी आम बात है, दो चीज़ों के बीच में अगर दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उनके बीच में डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे, एक चीज़ मान लीजिए पहले यहाँ रखी थी A और B यहाँ रखा था, पास रखा था, उनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब A यहाँ रख दिया है और B को बहुत दूर यहाँ रख दिया है, तो उनके बीच ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो
यहाँ से ये कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डैट मीन्स कि जितना फोर्स घटेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगी उतना फोर्स घटेगा, और जितना फोर्स बढ़ेगा उतना मतलब डिस्टेंस घटेगी, मतलब कम डिस्टेंस में ज़्यादा फोर्स लगेगा और ज़्यादा डिस्टेंस में कम फोर्स लगेगा। यहीं पर ये कहना चाह रहा है। इसे हम कूलम्स लॉ बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली आ जाता है ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से आप 2x के स्पीड पे करके भी वीडियो देख सकते हैं, बट वीडियो को देखिए, समझिए। नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा है फिर भी आपको, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और नोट्स ज़रूर मेंटेन करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट, देखिए आप जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, तभी हमें भी मोटिवेशन आएगा और अच्छा कंटेंट बनाने में और अच्छी मेहनत करने में, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।